Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. In this lab, we will learn some basics of probability and statistics that are widely used in machine learning. Probability and statistics are fundamental area of mathematics that have a very important role in machine learning. Before proceeding further, let me explain you why probability is very important in machine learning. Let's have a look at the example that we have discussed earlier of an iris dataset. We have this pair plot. Okay, let's take this pair plot between petal length and petal width. So here we have petal length and here we have petal width. Let's assume we have a point that is here, and it has some probability of let's say it has probability of 0.82. In this scatter plot, you can see that our setosa are very well separated from our versicolor and Virginia type. So we have considered at this point. Let's take that this is a flower that has a petal length of 5 and a petal width of 3 point something. आज की लैब में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। लैब 5 जो है हमारी वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे है, और जो प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका फंडामेंटल एरिया मैथमेटिक्स का, यानी कि मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा एक एरिया जो डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी को, मगर मशीन लर्निंग के अंदर भी प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट रोल को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, और वो एग्जाम्पल हम वही कोट कर रहे हैं जो हम लोगों ने आइरिस डेटा सेट की ली थी, कि हमारे पास आइरिस फैमिली में 3 फ्लावर्स होते हैं, सेटोजा, वर्सिकलर और वर्जीनिया। ठीक है, मेरे पास सेटोजा, वर्सिकलर और वर्जीनिया 3 फ्लावर्स थे। ठीक है, उसका हमने एक पेयर प्लॉट बनाया था। पेयर प्लॉट में हमने मुख्तलिफ फीचर्स के प्लॉट्स देखे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक प्लॉट हम चूज करते हैं पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के लिए। ठीक है, ये पेटल विड्थ है, इस साइड पे भी ये पेटल विड्थ है, ये हमारे पास पेटल लेंथ है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सेटोजा जो है वो हमारे पास काफी क्लियरली क्लासिफाइड है। अब सपोज मैं एक फ्लावर लेता हूं, ठीक है, एडिट एंड क्रिएट, मैं एक फ्लावर लेता हूं जो ये वाला फ्लावर है। ठीक है, अब ये ऐसा फ्लावर है जिसकी जो पेटल लेंथ आप समझ लें 5 है। ठीक है, और पेटल विड्थ समझ लें कि आपके पास 1 2 3 या 3.5, ये बल्कि यहां से देख लेते हैं 1.5 और तकरीबन 1.5 कर लेते हैं। ठीक है, ये 1.5 है, ये स्केल से हमने देख लिया। अब अगर आप नोट करें तो मेरे ये पॉइंट मेरे सेटोजा के लिए है, ये पॉइंट मेरा वर्सिकलर के लिए है। ठीक है, और ये पॉइंट मेरे पास वर्जीनिया के लिए है। ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ये। तो अब जो पॉइंट हमने पिक किया है, जो फ्लावर हमने पिक किया है, वो इन दोनों की इंटरसेक्शन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से कोई फ्लावर पिक करता हूं इस रेंज का, तो मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि ये फ्लावर सेटोजा है।
मगर अगर मैं यहाँ इंटरसेक्शन पे आ रहा हूँ तो अब मेरे पास थोड़े से जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, तो अब हम ये करते हैं कि जो फ्लावर हमने पिक किया है, लेट सपोज, तो हम उसको कह देते हैं कि ये पॉइंट मेरे पास एक्स क्यू है, ये फ्लावर एक्स क्यू है, ठीक है। क्यू जो है वो क्यूरी पॉइंट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये यूज करते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज ये ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास आ गया एक्स क्यू। अब ये क्यूरी क्योंकि मेरे पास एक क्यूरी है कि जो मैंने फ्लावर पिक किया है, क्या वो वर्सिकलर है, वर्जीनिया या सेटोजा है। तो सेटोजा के लिए तो मैं ऑब्वियसली कह सकता हूँ कि ये सेटोजा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेटोजा की जो पेटल रेंज है वो काफी इससे अलग है, ठीक है। और वर्सिकलर और वर्जीनिया के बीच पे दरमियान में है, तो इसके लिए हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी कि क्या ये वर्सिकलर है या क्या ये वर्जीनिया है। तो इस मसले में मैं कभी भी एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि ये जो एक्स क्यू है मेरे पास, कि ये वर्सिकलर है या वर्जीनिया है, ठीक है। हम एग्जैक्टली कभी भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो जो इंटरसेक्शन रेंज है उसके लिए हम ये कह देते हैं कि जो हमारे पास एक्स क्यू है, ठीक है, ये यहां पे आ गया, ठीक है। जो मेरे पास एक्स क्यू है वो बिलोंग करेगा वर्जीनिया को। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8%, ठीक है। यानी कि 82%, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके, 0.8% हो सकता है कि 80% चांसेस है कि ये वर्जीनिया वर्सिकलर हो सकता है, और जो है 20% चांसेस है कि ये वर्सिकलर हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जो 0.8 है प्रोबेबिलिटी के, जो मेरे पास जो फ्लावर मैंने पिक किया है कि उसकी वर्सिकलर होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, वर्जीनिया होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ये जो फ्लावर है, मैं एग्जैक्टली क्योंकि आपको पता है ये इंटरसेक्शन रेंज है, मैं किसी जगह पे एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि ये वर्सिकलर है या वर्जीनिया है। तो मैं एक चांस बेस्ड स्कोर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि हम ये सब कह देते हैं कि हम ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो फ्लावर हमने चूज किया है ये कि ये फ्लावर आपका जो है ये वर्सिकलर है या वर्जीनिया, हम ये एग्जैक्टली जो नहीं, बहुत डिसीजिव या स्ट्रॉन्ग डिसीजन देने के बजाय हम चांस बेस्ड कोर्स पे आ जाते हैं। चांस बेस्ड कोर्स ये कह रहे हैं कि 0.8 प्रोबेबिलिटी का मतलब है 80% चांस, और 0.2 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि 20% चांस। तो हम ये कह देते हैं कि जो फ्लावर हमने पिक किया है 80% चांसेस है कि ये वर्सिकलर होगा, और 20% चांसेस है कि ये वर्जीनिया ही हो सकता है, ठीक है। हम एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं कि ये जो फ्लावर आपने पिक किया ये वर्सिकलर है या वर्जीनिया, हम एक बीच में प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, ठीक है। कि हम ये कहते हैं कि ये 0.8% इसकी प्रोबेबिलिटी इस चीज की एग्जिस्ट कर रही है कि ये वर्सिकलर हो सकता है, और 0.2 प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि ये वर्जीनिया हो सकता है। तो ये वो हालांकि ये टास्क जो है वो क्लासिफिकेशन का है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 0% चांस है इसके सेटोजा होने का, क्योंकि सेटोजा बहुत दूर है इनसे। तो ये अब जो चांस या जहां पे आप प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजंस लेते हो, तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास मशीन लर्निंग में प्रोबेबिलिटी का रोल आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो मशीन लर्निंग के अंदर है वो चांस बेस्ड डिसीजंस के अंदर या क्लासिफिकेशन टास्क के अंदर प्रोबेबिलिटी का क्या रोल है। अब हम वापस अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने इसमें देखा है कि हमारे पास हिस्टोग्राम्स है, पीडीएफ है, सीडीएफ है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये हमने पढ़े थे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में। अच्छा, अब ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं, ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स ही हैं, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट्स हैं वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स को बिलोंग करते हैं।
हमने ये देखा था कि हिस्टोग्राम्स और पीडीएफ जो है वो कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लासिफिकेशन टास्क के अंदर कौन सा फीचर ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा मौसर है क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये जितने भी जो फीचर्स हैं, हिस्टोग्राम्स है, पीडीएफ है, सीडीएफ, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद हम कुछ टर्म्स पे आते हैं जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं। जैसे पहली टर्म हम सबसे पहले उसमें जो पहली टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, वो है रैंडम वेरिएबल्स की। ठीक है, अब वेरिएबल्स का हमें पता है प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे इंट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। अब रैंडम वेरिएबल्स भी इसी तरह के वेरिएबल्स होते हैं, मगर रैंडम वेरिएबल्स के अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, इट कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, इसके एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेते हैं एक डाइस की। ठीक है, डाइस आप लोगों ने लूडो में देखा होगा, नॉर्मली लूडो खेलते हैं जिसको आप छक्का कहते हैं। तो एक डाइस की 6 साइड्स होती है, जिसपे एक साइड में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डाइस की ये 6 साइड्स होती हैं। एक साइड पे, हर साइड पे एक नंबर लिखा होता है, हर साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 साइड के ऊपर उसके ये 6 नंबर लिखे हुए होते हैं। अब इस डाइस को हम रोल करते हैं। ठीक है, इस डाइस को हम रोल करेंगे। ठीक है, रोल करते हैं, और अब इन 6 नंबरों में से कोई भी नंबर मेरे पास आ सकता है, और हर नंबर के आने के चांसेस एक जैसे ही हैं। ठीक है, यानी कि 6 के भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो हर एक के आने के चांसेस एक जैसे ही हैं। ठीक है, ये एक पेयर डाइस है। सपोज कि एक पेयर डाइस है कि हर एक नंबर के आने के चांसेस जो है वो एक जैसे हैं। तो अब हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स से। ठीक है, ये x जो है ये एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, अब ये रैंडम वेरिएबल कैसे, कि रैंडम वेरिएबल जो है ये जो हमने एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट किया है रोलिंग अ डाइस का, इसका आउटकम रैंडम होगा। ठीक है, अब इसका जो आउटकम है वो रैंडम आउटकम है। अब ये रैंडम आउटकम किस चीज के अंदर आ रहा है, वो एक रैंडम वेरिएबल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होंगे, रैंडम वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को होल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, उनका जो रिजल्ट होता है वो इन रैंडम वेरिएबल्स के अंदर आता है। तो इस x में अब हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो 6 भी आ सकता है। ठीक है, अब इस x में इन 6 वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। रैंडम वेरिएबल्स को नॉर्मली कैपिटल x से, कैपिटल Y से या कैपिटल H से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल और लेटर्स से आप रैंडम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, अब एक और एग्जांपल में बात करते हैं कि हम एक सिक्के को टॉस के लिए उछालते हैं। ठीक है, अब सिक्के को टॉसिंग कॉइन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टॉसिंग कॉइन को, और हम एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं y। अब इसके अंदर या तो हेड्स आएगा, ठीक है, या टेल्स आएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास अब y एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका रैंडम आउटकम हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट, उनको होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रैंडम वेरिएबल्स। अब अगर हम लोगों को रैंडम वेरिएबल्स की समझ आ गई तो हम आगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग इस दोबारा अपने डाइस वाले एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, अब हमने डाइस को रोल किया, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास डाइस की 6 साइड्स है, और सब 6 की 6 साइड्स में से कोई भी एक साइड आ सकती है। सबके चांसेस जो है वो एक जैसे ही हैं आने के। तो अब अगर हम कहें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 6 हैं। ठीक है, और सारों की इक्वल प्रोबेबल है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 आएगी वो आएगी 1/6।
इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर हम ये देखेंगे x इज इक्वल टू 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी आपके पास 1/6 ही आएगी। अच्छा, अब एक और थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर, ठीक है। अब हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि जब आप एक राइस को रोल करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो इवन होगा। अब इसमें आके देखिए हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं, 1 2 3, हमारे पास 3 इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब 3 इवन नंबर्स हैं, 3 ऑड नंबर्स हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 1/2, ठीक है। अब आपके पास 50-50% चांसेस है, 50% चांस होगा कि आपके पास 0.5 आएगा, तो 50% चांस होगा कि आपके पास इवन नंबर है, 50% चांस आ जाएगा आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x करेंगे तो आपके पास ऑड की प्रोबेबिलिटी निकल आती है। अच्छा, अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x is equal to 4 plus probability of x is equal to 6। आप इन सबको ऐड करो, 1/6 plus 1/6 plus 1/6, this will give you 3/6, 3 into 1 3 to 6 which is equal to 1/2, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ऑड भी 1/2 है, ठीक है। अगर इसको नॉर्मली लिखें x इज इक्वल टू 1 3 और 5 और फिर ऐड करें और फिर आप 3/6 करके 1/2 करें, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली देखें कि यहाँ पे हमारे पास दो इवेंट्स हैं कि या तो इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर 1 2 के हिसाब से देखें तो हमारे पास 6 इवेंट्स बनते हैं, ऑड और इवन के हिसाब से देखें तो हमारे पास 2 इवेंट्स बनते हैं। या अब हम ये कह सकते हैं 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी इवन की, ठीक है। तो अब ऑड की क्या होगी, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आपके पास होती है वो होती है 1, तो 1 माइनस 0.5 करें तो आपके पास 0.5 बचेगा जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड आ जाएगी, ठीक है। इवन प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.5 थी, टोटल में से हमने 0.5 को माइनस किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग बची वो ऑड के लिए आ गई है, ठीक है। इसी तरह से भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज 1/2 कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे लिखना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1, इसको हम कंसाइज वे में या शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये x1 जो है वो किसी x रैंडम वेरिएबल x कैपिटल X के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x इज इक्वल टू x1 को हम कंसाइज वे में इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कुछ तरीके देखे कि कैसे हम रैंडम वेरिएबल्स को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे दोबारा रैंडम वेरिएबल्स की। तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। अब अगर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा रैंडम वेरिएबल है x जिसके अंदर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज आ सकती है, मींस 1 2 3 4 5 6 इस तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। x इज 1 2 3 4 5 6। अब एक और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, ये इस पोर्शन पे आ जाएंगे। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम आप लोगों की क्लास में से ना बच्चों की हाइट नापते हैं, ठीक है। और हाइट नापने के लिए मैं किसी भी एक रैंडम बच्चे को कॉल कर लेता हूँ। तो जो मेरे पास हाइट की रेंज है वो 5 फीट से 7 फीट तक की आएगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल रेंज है जो 5 फीट, अगर कोई बच्चा 5 फीट से बहुत छोटा होगा तो वो
बहुत ही शायद ही कोई केस होगा कि कोई ऐसा हो, मगर नॉर्मली 5 फीट से सारे ऊपर ही होते हैं। वो कोई और इशू हो तो उसका हम कह नहीं सकते, मगर 5 to 7 जो है ये हाइट्स की नॉर्मल रेंज है। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल y के अंदर ये हाइट्स लूंगा, ठीक है, मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ, ठीक है, उसकी हाइट मेजर करवाते हैं तो वो 5.6 होगी। ठीक है, एक और बच्चे को बुलाऊंगा, ठीक है, उसकी हाइट क्या पता 6.2 हो। ठीक है, 7 फीट बहुत बड़ी हाइट होती है, 6 फीट तक नॉर्मल होती है, मगर 6.2 भी ठीक है। एक और बच्चे को बुलाता हूं तो उसकी हाइट मेरे पास 5.8 हो सकती है, इसी तरह 5.10 भी हो सकती है। तो ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसके अंदर आपके पास ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आए, ठीक है, जो रियल वैल्यूज आ जाए आपके पास 5.6, 6.2, इस तरह के रैंडम वेरिएबल को आप कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का नाम दोगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ जाएगा आपके पास ये वाला। ठीक है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर आप अगर नोट करेंगे तो यहाँ पे मैं 2.2 या 3.3, अब डाइस में 2.2 नहीं होता, 3.3 नहीं होता, तो इस तरह के आउटकम्स जिसमें आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज हो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होती हैं, और ऐसे आउटकम्स जिसके अंदर आपके पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आ रही हो तो उसको एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। अभी हम जस्ट नोटेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, हम डिटेल्स या इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहे, हम जस्ट आप, क्योंकि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी का कोर्स में यही अज्यूम कर रहा हूं कि आपने पढ़ा हुआ है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, अभी हम जस्ट रिव्यू के लिए ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब इनके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, ठीक है, आउटलायर। अगेन हम एग्जांपल लेते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की, मेरे पास एक हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की एक रेंज है तकरीबन 5 फीट टू 6.5 फीट कर लेते हैं, चलो 7 बहुत ज्यादा हो रही थी, 5 फीट टू 6.5 फीट की हमारे पास एक रेंज है। ठीक है, अब मेरे पास हाइट आ रही है जी 5 फीट, ठीक है, 5.2, ये 5.2 है, ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं, 5 फीट 5.2 आ रही है, 6 आ रही है। अब इनमें अगर कहीं पे मेरे पास कोई हाइट फॉर एग्जांपल आ जाती है जी, जिस तरह 3.2, ठीक है, या 3.6 कर लेते हैं, या फॉर एग्जांपल 2.5 आ गई है, इसकी जगह हम 2.5 कर लेते हैं, ठीक है, 2.5 आ गई है। अब इसी तरह आपके पास बाकी, तो ये एक नंबर बीच में अगर आप गौर करेंगे तो ये नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हो सकता है किसी ने 5.2 बोलने के बजाय या 5.2 लिखने के बजाय गलती से 2.5 टाइप कर दिया हो, एक टाइपिंग एरर हो सकता है, मगर इस टाइपिंग एरर की वजह से आपका जो मीन है, ठीक है, वो काफी करप्ट हो जाएगा। तो इस तरह के एरर्स, अच्छा, अब ये इसको हम आउटलायर कहेंगे, ठीक है, इसकी वजह से आपके पास ये ऐसी वैल्यू है जो नॉर्मल रेंज के अंदर जो बाकी जो नंबर्स हैं वो एक नॉर्मली आ रहे हैं, ठीक है जी, मेरे पास आ रहे हैं, मगर ये वाला नंबर अगर देखें तो नॉर्मल रेंज से बहुत ही, कि ये वाला नंबर इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर नहीं सकता। हाँ, 2.5 किसी की हाइट होगी, अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो शायद उसकी हाइट ही हो सकती है कोई किसी बीमारी की वजह से, वरना नॉर्मली 2.5 फीट का बंदा नहीं होता, ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं हो सकता, ठीक है, मगर इस नंबर की वजह से आपके मीन की वैल्यू ठीक ठाक करप्ट हो जाएगी। ठीक है, मीन की वैल्यू की वजह से आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास काफी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस मसले से निकलने के लिए, इस आउटलायर के इस मसले से निकलने के लिए हम लोगों ने मीडियन पढ़ा। ठीक है, कि मीन की जगह अगर हम मीडियन को यूज करें तो हमारे पास ज्यादा स्टेबल रिजल्ट्स आते हैं, और मीडियन के लिए फिर हमने मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन पढ़ी थी,
स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह अगर हम ये चीज़ें यूज़ करें तो ये जो है आउटलाइज के एरर से काफ़ी हमारे पास एरर फ्री है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने स्टार्ट की हैं। अब एक और फिनोमेना डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन एंड सैंपल, अच्छा ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फिनोमेना हमारे पास। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि ये मेरे पास एक सर्कल, और सर्कल के अंदर सपोज सारे जो पूरा जो पाकिस्तान है, उस सारे पाकिस्तान के लोगों की एवरेज हाइट्स है, यानी एवरेज यानी हाइट्स है। ठीक है, अब सपोज कि ये मेरे पास तकरीबन 10 करोड़ 14 करोड़ जो हम कहते हैं, तो 14 करोड़ लोगों की यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मुझे एवरेज हाइट ऑफ पाक पीपल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जी एक हर 14 करोड़ बंदों को खड़ा करना पड़ेगा। i इज इक्वल टू 1 to 14 करोड़। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा जी, i इज इक्वल टू हाइट h ऑफ i और डिवाइडेड बाय 1/14 करोड़। तो मेरे पास एक एवरेज हाइट ऑफ 14 करोड़, यानी जो ये एक मेरे पास पॉपुलेशन है। ठीक है, अब ये जो हम एवरेज हाइट फाइंड आउट करेंगे, ये हम कह देते हैं कि ये मेरे पास मीन ऑफ पॉपुलेशन है। ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, अब 14 करोड़ लोगों की यार खड़ा करके उनकी हाइट्स मेजर करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें आसानी पैदा करने के लिए हम इसमें से एक सैंपल उठा लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पॉपुलेशन क्या होगी और सैंपल क्या होगा। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा सब सेट है। ठीक है, उसमें से हम एक सब सेट उसका लेते हैं जिसको हम सैंपल कहते हैं। अच्छा, अब सपोज कि मैंने जो ये सैंपल लिया है, ये सैंपल ऑफ मेरे पास जो सैंपल ऑफ 1000 पीपल्स हम ले लेते हैं। 1000 का हम सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास म्यू क्या होगा, एवरेज जो आएगी डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to 1000 इंटू एच ऑफ आई। और ये जो एच ऑफ आई है, ये हमारे पास होगी इस सैंपल के अंदर की हाइट्स ऑफ सैंपल। ठीक है, ये हमारे पास इस सैंपल के अंदर की जो बंदे हैं उनकी हाइट्स हो गई। अच्छा, अब अगर सपोज मैं अपना जो सैंपल है वो एक इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इसमें से रैंडमली में 100,000 लोग लेता हूँ। ठीक है, रैंडमली 1000 लेता हूँ, तो तब मेरे पास जो सैंपल बनेगा, ठीक है, तब जो मेरे पास सैंपल बनेगा जो रैंडम होगा, ठीक है, जो रैंडम होगा इसको हम कहेंगे रैंडम सैंपल। अच्छा, जब हम रैंडम सैंपल लेते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम लोग ये जो है हम जिस जगह के जितने लोग काउंट है, जिस एरिया के काउंट है, उस हिसाब से सिलेक्शन करें। जिस तरह अगर हमारे पास पंजाब में लोग ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास पंजाब में से ज़्यादा लोग आएंगे। ठीक है,
रैंडम सैंपल में भी। अब केपीके में से हम ले रहे हैं तो केपीके के बाज एरियाज हैं जहाँ पे आबादी बहुत कम है, तो वहाँ से हम उस आबादी के तनासब के हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। ये नहीं है कि जहाँ पे लोग कम है हम वहाँ से 100 बंदे उठा लें, जहाँ पे लोग ज़्यादा है वहाँ से हम 10 बंदे उठा लें, इस तरह से सैंपल बनाए। तो इस तरह से नहीं, हमें सैंपल रैंडम सैंपल लेते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आबादी के उस पोर्शन के हिसाब से हमने बंदे इकट्ठे करने हैं। अच्छा, अब जो हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, वो हम अगर मेरे पास जो अंदर वेरिएबल h है तो इसके मीन को हम h बार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास मीन ऑफ सैंपल है, ठीक है, ये मीन ऑफ सैंपल है, ठीक है। एच बार अगर मेरे पास यहाँ एक्स आई होगा तो मेरे पास एक्स बार आएगा कि मीन ऑफ सैंपल एक्स बार है। तो मीन को हम जो है वो जो सैंपल मीन होता है उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज़ हम यहाँ पे नोट करें कि अगर मेरे पास सैंपल साइज इंक्रीज होगा, मैं सैंपल साइज को इंक्रीज करता हूँ, तो मेरा जो मीन है वो जो मेरा एच बार है वो मेरे पास इस म्यू के करीब होता जाएगा। और अगर मैं ये सैंपल साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूँ, ठीक है, जिस तरह 1000 के बजाय मैं सैंपल साइज यानी मैं तकरीबन 10 करोड़ का बना दूं, तो मेरे पास ये जो सैंपल का मीन होगा ये मेरे पास इक्वल टू म्यू आ जाएगा, मीन ऑफ पॉपुलेशन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास सैंपल साइज बहुत बड़ा होगा तो सैंपल का मीन और जो पॉपुलेशन का मीन है वो ऑलमोस्ट बराबर आ जाएंगे। अच्छा, तो अभी हमने देखा है कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन को आप अगर मैं कहूँ कि आप इस तरह कर लें तो यूनिवर्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कि आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो सारे आपके पास पॉपुलेशन है, और सैंपल जो है वो उसका एक सबसेट है। जैसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन इज अ सबसेट ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि आपके पास नॉलेज बहुत, आपके पास 1000 किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, मगर उसमें जो आपके काम की जो इंफॉर्मेशन है वो एक सैंपल के अंदर, वो उसमें से 1000 किताबों में से मैं क्या बता कि एक किताब के अंदर है, ठीक है, तो दैट इंफॉर्मेशन इज अ सबसेट ऑफ द होल नॉलेज। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं पॉपुलेशन का नाम लूंगा या सैंपल का नाम लूंगा तो आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि पॉपुलेशन जो है वो ऑल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है, और सैंपल जो है वो सबसेट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईरिस डेटा सेट की बात करें तो उसका पॉपुलेशन साइज 150 था, ठीक है। अगर मैं इसमें से सैंपल्स उठा लूं, ठीक है, 150 की जगह मैं इसमें से 75 का सैंपल उठा लूं, ठीक है, तो ये मेरे पास 75, मैं 150 क्लास की जगह 75 क्लास लूं तो मेरे पास ये सैंपल साइज, ये सैंपल आ जाएगा और ये मेरे पास पॉपुलेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, ठीक है, और हम सबसे पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वो हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करते हैं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है स्टैट्स का, प्रोबेबिलिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशंस में हम एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक सी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी के अंदर। आपने अक्सर ये एक यानी इस तरह की गॉसियन एक बेल शेप फॉर्मेशन देखी होगी काफ़ी जगहों में प्रोबेबिलिटी में, तो ये काफ़ी जगहों पे ये आप देखते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये देखी थी इधर, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो हमने निकाले थे पीडीएफ्स निकाले थे, पीडीएफ ऑफ पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ जो आपके पास आ रहे हैं,
तो आप देख रहे हैं ये बेल शेप आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेल शेप में जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगी तो आप उसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जस्ट इट इज पीडीएफ ऑफ अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। आपके पास हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट अ पीडीएफ ऑफ अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल। अच्छा, अगर लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास ये x है, ठीक है, और x मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो x जो है वो कैपिटल X कर लेंगे क्योंकि रैंडम वेरिएबल हम कैपिटल लेटर से करते हैं। ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी हम वो इस केस में कहेंगे कि वो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये कि नेचर के अंदर बहुत सारे फिनोमिना जो है वो इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, सारे नहीं मगर बहुत सारे आपके पास जो है ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल हाइट्स ऑफ पीपल, हाइट्स एंड वेट्स, ठीक है। हाइट्स एंड वेट्स ऑफ पीपल नेचर के अंदर जो फिनोमेना फॉलो करते हैं वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल की तरफ आए तो आपने ये देखे कि पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, इनकी लेंथ और विड्थ ये भी आपके पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो नेचर के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और इसके अलावा ये स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। हम यही कहेंगे कि जहाँ भी आपको बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आएगी तो वो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये हम डिस्ट्रीब्यूशंस को क्यों पढ़ते हैं, अगर इस पे हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इनको पढ़ लें फिर हम करेंगे। तो अगर आप अभी मैं सिंपली आपको ये कह सकता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिंपल मॉडल्स हैं, ठीक है। सिंपल मॉडल्स हैं ऑफ अ फिनोमिना इन नेचर, ठीक है। नेचर में क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी नेचर में वो आपको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, तो ये सिंपल मॉडल है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारी जो पेटल लेंथ ऑफ सेटोसा फ्लावर है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो मैं किसी फूल की मेजरमेंट के बगैर भी वो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे पता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है तो मेरे पास जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है उसको देखते हुए मैं इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पहले से ही बता दूंगा बगैर इसकी मेजरमेंट किए या बगैर कोई सैंपल इसका लिए। अच्छा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं एक ये विकिपीडिया का पेज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके सामने एक मैंने उसको थोड़ा जूम करके देखा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोट करें ये जो हमारा x है ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। और x कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और ये जो चीज़ है ये इसका पीडीएफ है, ठीक है। ये आपके पास पीडीएफ ऑफ x आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको म्यू और सिग्मा स्क्वायर नज़र आ रही है वैल्यूज। तो ये जो म्यू है ये आपको मतलब ये मीन है और ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये आपकी है वेरिएंस। वेरिएंस और मीन का आपने ये रिलेशन पढ़ा भी था कि जो मेरे पास मीन है, ठीक है, वेरिएंस उसके इधर और इधर आ रही है, ठीक है। ये प्लस सिग्मा आप ऐड करोगे, मीन में सिग्मा ऐड करोगे तो ये आएगा, माइनस ऐड करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो वेरिएंस जो है ये इसको बता रहा है कि कितना इससे इधर और कितना उससे उधर फैला हुआ है, ठीक है। वेरिएंस स्क्वायर है तो 0.2 आ रहा है, 0.2 ऑफ मीन। तो ये अगर अगर मेरे पास एक मीन 0 और सिग्मा स्क्वायर 0.2 आ रहा है, एक एक्स का मीन, एक सबसेट का मीन मेरे पास ये
जीरो मीन जीरो आ रहा है और सिग्मा स्केयर उसका 0.2 है, तो उसका पीडीएफ जो है वो इस तरह का होगा। ये जो ब्लू लाइन आपके पास नजर आ रही है, ठीक है, इसका पीडीएफ इस तरह, ये बेल शेप पीडीएफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये बेल शेप की तरह का उसका पीडीएफ होगा, एग्जैक्टली इसी शेप का पीडीएफ। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि आप अगर मुझे एक वेरिएबल देते हैं जी, ये आप एक एक्स रैंडम वेरिएबल देते हैं, ठीक है, और मुझे उसका मीन और उसकी वेरिएंस सिग्मा वेरिएंस बता देते हैं, तो मैं आराम से उसका पीडीएफ आपको बता दूंगा। और मुझे ये पता हो कि मेरे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, उसका मीन ये है और उसकी वेरिएंस ये है, तो मैं आराम से उसका पीडीएफ आपको बता सकूंगा। और ये जो हमारे पास मीन और वेरिएंस है, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये मीन और लेंथ, मीन और वेरिएंस है, ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, एक मिनट, ये आ गया, इसको मैं अगर थोड़ा जूम कर लूँ, इधर आ जाते हैं, ठीक है। अगर मुझे अगर पता हो कि जो पेटल लेंथ है, ठीक है, वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, ठीक है, अगर जस्ट अभी मैंने ये पीडीएफ वगैरह नहीं देखा हुआ, मुझे ये सिर्फ दे दें कि जो पेटल लेंथ है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, सॉरी पेटल विड्थ जो है, ये पेटल विड्थ जो है ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, और इसका मीन जो है वो तकरीबन मेरे पास 0.5 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है, मीन 0.5 है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि बहुत थोड़ी सी है, तो हम वेरिएंस इसकी ले लेते हैं 0.25, ठीक है। जस्ट मेरे पास ये दो पैरामीटर्स हैं और मुझे ये पता है कि हम लोग का जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं इसका पीडीएफ आराम से बना लूंगा, ठीक है, और अगर मैं पीडीएफ बना लूंगा तो मेरे पास सीडीएफ भी आ जाएगा इसका। हाँ, ठीक है, और इस पीडीएफ को बनाने के लिए मीन और वेरिएंस की वैल्यू से अगर मैं पीडीएफ बनाऊंगा तो मुझे जो ये पीडीएफ बना था इसके लिए मेरे पास 50 पॉइंट्स है, ठीक है, 50 पॉइंट से हमने ये वाला बनाया था, और मैं जस्ट इन दो पैरामीटर्स की मदद से यही पीडीएफ बना सकता हूँ, ठीक है। इन 50 पॉइंट में से मुझे अगर कोई एक पॉइंट भी नहीं पता, मुझे जस्ट मीन पता है, वेरिएंस पता है और डिस्ट्रीब्यूशन का पता है, तो मैं ये पीडीएफ आराम से बना सकता हूँ, ठीक है, मुझे वो 50 ऑब्जर्वेशंस को देखने की जरूरत भी नहीं होगी। अच्छा, मेरे पास ये म्यू और सिग्मा तभी काम के वेरी पैरामीटर्स हैं अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का पता, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता तो ये दो वेरिएबल्स मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर आप यहाँ पे वापस हम आए, आप देखें तो मेरे पास जो ये तीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इन तीनों ब्लू, रेड और ये जो ब्राउनिश सी लाइन है, इन तीनों के लिए जो मीन है वो ज़ीरो ही है, ठीक है, इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ज़ीरो है, मगर इनकी वेरिएंस जो है वो 0.2, 1 और 5 है, तो यानी कम से ज़्यादा हो रही है। इसके लिए 0.2 है, ठीक है, इसके लिए 0.5 है, और इसके लिए मेरे पास तकरीबन 1 है, ठीक है, इसके लिए मेरे पास 1 है। तो ये इससे अगर मेरे पास वेरिएंस बढ़ती है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो मेरा पीडीएफ है वो मेरे पास थिनर, वो मेरे पास थिकर और डाउन, उसके जो पीक की हाइट है वो डाउन होती जाएगी। अगर मेरे पास वेरिएंस कम हो रही है तो मेरे पास जो पीडीएफ है उसको वो उसकी जो पीक से उसकी जो पीडीएफ है वो काफ़ी थिनर होगा और काफ़ी पीक वैल्यू उसकी काफ़ी हाई होगी। अब जो म्यू और वेरिएंस है, ठीक है, इनसे हम ये चीज़ें आराम से बता सकते हैं कि यार कि मेरा पीडीएफ कितना थिनर होगा, कितना थिकर होगा। अब जो तीसरा आपके पास है, अगर मेरे पास म्यू -2 है और वेरिएंस इसकी 0.5 है, तो मेरे पास म्यू जो है वो ये जो मेरे पास मीन है वो शिफ्ट हो रहा है, जो मेरे पास पीडीएफ है वो शिफ्ट हो जाएगा -2 के ऊपर, ठीक है, -2 के ऊपर। और जो वेरिएंस है वो हमें पता है कि वेरिएंस जो है वो मेजर ऑफ स्प्रेड है,
ठीक है, वेरिएंस जो है वो मेजर ऑफ स्प्रेड है कि ये कितना फैल रहा है, मीन से ये कितना फैल रहा है, उस चीज को हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, अगर ये मेरे पास -2 है और यहाँ पे जो मेरे पास मिल रहा है, ठीक है, वैल्यू मिल रही है जिसमें 0.5 मिल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 50% ऑफ मेरी ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, उनके अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपको -2 या इसके आसपास मिलेगी। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 जो है, ठीक है, इस पीडीएफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 जो है वो 50% है अगर ये 0.5 आ रहा है। सही। अच्छा, अब जरा हम नोटेशंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक गिवन है, फिनोमेना गिवन है, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, जो कि मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इसका मीन जो है वो म्यू है और वेरिएंस जो है वो इसकी सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये x आपको पता है ये रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब होगा फॉलोज, ये n जो रिप्रेजेंट करेगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को का बता रहा होगा, और यहाँ पे ये मेरे पास ये मीन है और ये मेरे पास वेरिएंस आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता हो कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है x जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसका मीन 0 है और वेरिएंस उसकी 2 है, तो मैं आराम से इसका पीडीएफ इस तरह से बना लूंगा। ठीक है, 2 और 0 सॉरी 0 और यहाँ पे आपके पास -2 आ रहा होगा और यहाँ पे आपके पास +2 आ रहा होगा। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और वेरिएबल है y, ठीक है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ मीन 0 और वेरिएंस 4। तो अब मैं इसका पीडीएफ कैसे बनाऊंगा? इसी पीडीएफ के ऊपर अगर मुझे इसका पीडीएफ बनाना है तो मैं इसका पीडीएफ कुछ इस तरह का बनाऊंगा। ठीक है, तो मुझे पता होगा कि ये जो स्प्रेड है इसके मुकाबले में, सॉरी ये अलाइन नहीं है तो वो ड्राइंग का इशू है, मगर आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है इधर कि जैसे ही मेरे पास वेरिएंस बढ़ेगी इसका स्प्रेड बढ़ेगा, और जैसे ही इसका स्प्रेड बढ़ेगा तो ये थिकर होता जाएगा। ठीक है, इसका जो और पीक जो है वो इसकी डिक्रीज होगी और वो थिकर होता जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने इनमें देख रहे हैं कि ठीक है, जैसे ही मेरे पास ये वेरिएंस बढ़ रही है, ठीक है, जैसे ही मेरे पास ये वेरिएंस बढ़ रही है, यहाँ पे मेरे पास वेरिएंस 0.2 है, यहाँ पे मेरे पास वेरिएंस 1 है और यहाँ पे मेरे पास वेरिएंस जो है वो 5 की आ रही है। ठीक है, 5 की जैसे जैसे मेरे पास वेरिएंस बढ़ती गई है, मेरे पास जो ये पीक की हाइट जो है वो कम होती गई है। ठीक है, और जो ये स्प्रेड है वो बढ़ता गया है। स्प्रेड मेरे पास पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर बिल्कुल बढ़ गया। तो ये चीजें हम लोग आराम से बता सकते हैं अगर हमारे पास मीन और वेरिएंस हो। तो अब थोड़ा और इसकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की हम मैथमेटिकल डिटेल देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल डिटेल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है, ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसका म्यू मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा है। ठीक है, तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, x कोई भी वैल्यू हो सकती है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसेट में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो इसमें 5 फीट 6 इंच या कुछ भी 5.6 या कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x हमारे पास इक्वल होगी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिख लूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख लूँ, ठीक है, ये आएगी मेरे पास 1/√2 पाई इंटू वेरियंस, ठीक है, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट ऑफ माइनस x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 2 x माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एक्सपोनेंट माइनस x माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। हाँ जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर आएगा, 2 सिग्मा स्क्वायर आता है।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस फॉर्म से इस फॉर्मूले को देखें, डरे मत, ये है बहुत सिंपल है। 1/2 पाई सिग्मा इंटू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स माइनस म्यू स्केयर डिवाइड बाय सिग्मा स्केयर। तो ये अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो मेरे पास एक्स के कोई भी नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो ये होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, और वेरियंस इज इक्वल टू 1, अगर मैं ये वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है, सॉरी, वेरियंस सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिग्मा स्केयर अंडर रूट ऑफ 1 जो होता है वो मेरे पास अगेन 1 आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस 1 इसलिए कि ये स्प्रेड के इधर भी फैलता है और उधर भी फैलता है, तो हम फिलहाल इसको 1 लेते हैं। तो अब इन वैल्यूज को अगर हम पुट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के अंदर इज विच विल गिव्स अस 1 ओवर सिग्मा 1 है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 पाई रह जाएगा, ठीक है, 2 पाई रह जाएगा। एक्सपोनेंट माइनस 2 1 यहाँ पे अगेन 1 आ जाएगा, तो इसको मैं एक्सपोनेंट -1/2 इंटू एक्स माइनस 0 तो आएगा, और फिर मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो अब ये काफ़ी इजी फॉर्म है समझने के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देख के घबराना नहीं है कि ये फॉर्मूला इतना बड़ा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, तो आपने फॉर्मूले से घबराना नहीं है। तो फॉर्मूला एक्चुअली है बहुत सिंपल सा। अच्छा, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब आप देखें कि इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास इसको मैं ये मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, और e की पावर 1/2 भी मेरे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इन कांस्टेंट को रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो मैं जस्ट सपोज करें कि ये वैल्यू किसी y के इक्वल है। और कांस्टेंट को अगर मैं रिमूव करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूँ, तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो y इज इक्वल टू विदाउट कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास पीछे e बच गया। 1/2 को भी मैंने रिमूव कर दिया, माइनस बल्कि 1/2 को रिमूव किया, ये माइनस तो उधर रहेगा, तो मेरे पास e माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस फंक्शन को मैं अगर प्लॉट करूं, ठीक है, इस फंक्शन को मैं प्लॉट करूंगा तो मेरे पास कुछ ये बेल शेप फंक्शन आएगा, ठीक है, ये बेल शेप फंक्शन आएगा जिसका म्यू इक्वल टू 0 और वेरियंस इज इक्वल टू 1 आ रही है, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 आ रही है। तो ये अब मेरे पास एक मैंने जनरल प्लॉटिंग के लिए मैंने जो फंक्शन की फॉर्म में लेके आया, मैंने कॉन्स्टेंट्स को रिमूव किया, मैंने इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अब कांस्टेंट्स को इसमें डाल दूं, ठीक है, तो कांस्टेंट को डाल दूं, मेरे पास यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा एक्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस हाइट की वैल्यू देखता हूँ, तो मैं मीन की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू 1/√2 पाई, ठीक है। कांस्टेंट को ऐड कर, तो मुझे ये हाइट मेजर करनी है कि ये हाइट कितनी है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0 मेरे पास ये हाइट कितनी है, मीन 0 के ऊपर मेरे पास हाइट कितनी है, x को हम लोग अगर x, अब ये मेरे पास x है, तो x, ये मेरे पास x आ रहा था, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर तो मैं e पावर 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू -0 इंटू 1/2, तो ये आपके पास e पावर 0 ही आएगा, तो ये y इज इक्वल टू 1/2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैक्सिमम हाइट मुझे मिलेगी वो मिलेगी 1/√2 पाई की, ठीक है। अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है तो मेरे पास y जो पॉइंट आएगा 1/2 पाई आएगा, ठीक है। तो मेरे अब मुझे ये मैक्सिमम हाइट मैंने मेजर कर लिया, ठीक। अब देखते हैं अगर वेरिएंस बढ़ेगी तो फिर इस हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, वेरिएंस पे जाने से पहले हम हाइट्स पे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम x से आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, x जैसे ही मेरे पास इंक्रीज हो रहा है तो y मेरे पास रिड्यूस हो रहा है, हाइट आपके पास कम हो रही है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये -2 है, तो यहाँ पे ये तकरीबन -2 है, ठीक है। जैसे ही मेरे पास x, अब x क्या है, x ये है और y क्या है,
एक्सपोनेंट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास x इंक्रीज होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन की वजह से, ठीक है, ये माइनस साइन की वजह से ये डिक्रीज होगा, तो e ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर भी मेरे पास डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है, कि जैसे ही मैंने x को इंक्रीज किया है मेरे पास हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है। मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ। पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरे पास कि जैसे ही x इंक्रीज हुआ मेरे पास y जो है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब सेकंड आप ये देखें कि जो माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव साइड पे भी जाऊंगा तो स्क्वायर की वजह से वो नेगेटिव साइड अगेन आपको पॉजिटिव मिलेगी और इस माइनस की वजह से अगेन डिक्रीजिंग मिलेगा। तो जो आप अगर मैं सपोज 2 पॉइंट्स है -2 और +2, तो +2 और -2 के ऊपर जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वो दोनों सेम ही मिलेंगी, ठीक है, ये आपको सेम वैल्यूज होंगी। लेट सपोज कोई वैल्यू a है तो -2 के ऊपर भी आपको a मिल रही है, +2 के ऊपर भी आपको a मिल रही है। और जैसे जैसे आप मीन से आगे बढ़ रहे हो या कम मीन से लेफ्ट साइड पे जा रहे हो या राइट साइड पे जा रहे हो, आपके पास फंक्शन की हाइट डिक्रीज हो रही है, जो y है, फॉर एग्जाम्पल ये y है, बल्कि हमने y ली हुई, तो ये y आपके पास डिक्रीज हो रही है। तो जैसे ही x इंक्रीज हुआ y हम आपके पास डिक्रीज हुई। अब आपके पास -2 +2 पे सेम वैल्यू है, इसी तरह -1 और +1 पे भी आपके पास सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन आपके पास सिमेट्रिक है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो आपके पास हमेशा सिमेट्रिक होती है, ठीक है। एक तो हमें ये पता चल गया कि जैसे हम x मीन से मूव अवे करेंगे, ठीक है, तो आपके पास y जो हाइट है वो डिक्रीज होगी। दूसरा ये कि ये फंक्शन आपके पास सिमेट्रिक होगा, कि जो वैल्यू आपको पॉजिटिव साइड के लिए मिलेंगी वही वैल्यूज आपको नेगेटिव साइड के लिए भी मिलेंगी। अच्छा, तीसरी चीज अब जिस पे हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि जैसे हम x से मूव कर रहे हैं, मीन से अवे मूव कर रहे हैं, तो आपके पास जो ड्रॉप है वो ड्रॉप जो है वो कितना है, वो आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर का ड्रॉप है, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर का ड्रॉप का मतलब हो गया 1/e⁻x² का ड्रॉप आ रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे एक्स की तरफ मूव करते हो तो जो ड्रॉप होने की स्पीड है वो बहुत तेज है, ठीक है। एक तो आपके पास एक्सपोनेंशियल है, ये स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल स्क्वायर है, ठीक है। आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका आपको पता है कि वो ड्रॉप इस तरह से हो रहा होता है कि वो एकदम सडन ड्रॉप होता है, मगर जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है वो तो एकदम से ड्रॉप होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है वो एकदम ड्रॉप हो रहा है, इसकी ड्रॉपिंग की स्पीड इससे भी ज्यादा है। इस चीज को अगर हम एक एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा इधर मैं पेन थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको अरेज अगर कर लूँ, ठीक है, मैंने ये जगह बना दी, यहीं पे हम कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ तकरीबन ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा, तो एक्सपोनेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ 1, जो कि आपके पास अगर आप कैलकुलेट करो तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ 2, जो कि आपके पास 0.01 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह x इज इक्वल टू 3 है तो y मेरे पास आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ नहीं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 नहीं होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 4 आ रहा है, स्क्वायर है ना, 4 है, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3, तो एक्सपोनेंट ऑफ 1 बाय एक्सपोनेंट ऑफ 9, जो कि मेरे पास 0.0000001। तो इस चीज़ में आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास x इंक्रीज हो रहा है तो ड्रॉप होने की y की ड्रॉप होने की स्पीड क्या है, यहाँ पे ड्रॉप स्पीड आपकी 10 टाइम्स है, ठीक है, मगर यहाँ पे आपकी ड्रॉप स्पीड आपके पास ऑलमोस्ट 1000 टाइम ड्रॉप आ रहा है।
तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे आप एक्स आगे इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको जो ड्रॉप होने की स्पीड है वो काफ़ी, वो जो एक तो होता है ना स्केयर स्केयर फंक्शन भी नहीं, ये एक होता है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ड्रॉप नहीं, ये एक्सपोनेंशियल स्केयर ड्रॉप है। तो ये आपके पास जो ड्रॉप होने की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, ठीक है। जैसे ही हम एक्स आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपके पास काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है। तो ये हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स वगैरह देखे। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम देखेंगे, पीडीएफ से आगे हम बढ़ते हैं, हम सीडीएफ को देखते हैं कि अब सीडीएफ की तरफ अगर हम आए तो सीडीएफ जो आपके पास कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन का प्लॉट है वो किस तरह का होगा। तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को देखा, ठीक है। अब सीडीएफ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सीडीएफ ऑफ गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम सीडीएफ के ऊपर बात करेंगे। हमने पीडीएफ ऑफ नॉर्मल पीडीएफ ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखा, उसके हमने 3 पॉइंट्स नोट किए कि जैसे एक तो ये कि एक्स के ऊपर आपके पास मैक्सिमम, म्यू के ऊपर आपके पास मैक्सिमम हाइट मिल रही थी, जैसे ही आप मीन से मूव अवे कर रहे थे आपके पास जो एक्स है वो वाई जो है वो डिक्रीज कर रहा था, और जो डिक्रीज इन हाइट था वो स्क्वायर ऑफ एक्सपोनेंशियल था। तो इसके अलावा अगर जो इसके बाद जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट प्लॉट होता है वो सीडीएफ आता है। सीडीएफ स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। और हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में देखा हुआ है कि जो सीडीएफ है वो बेसिकली एज एक्यूमुलेटिव सम ऑफ पीडीएफ, ठीक है। सीडीएफ इज एक्यूमुलेटिव सम ऑफ पीडीएफ। अगर इसकी शेप के ऊपर बात करें तो हमारे पास इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो हम इसकी शेप के ऊपर बात करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास एक सीडीएफ है, सीडीएफ आ रहा है जिसके और सीडीएफ से आपको याद होगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये करूं कि मेरे पास सीडीएफ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, ठीक है। ये आ रहा है कि ये कोई पॉइंट एक्स है, ठीक है। सीडीएफ मुझे ये बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स इज इक्वल टू 0.8 के ये कोई भी नंबर है। फॉर एग्जांपल इस नंबर को अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास तकरीबन 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 0.5 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी दफा अक्कर हो रही है, वो 80% चांसेस पे अक्कर हो रही है, ठीक है। तो 80 या 80% जो 8.5 या 0.5 से जो लेस वैल्यूज हैं उनकी जो चांसेस है वो आपके पास 80% आ रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें सीडीएफ से मिलती थी, हम लोगों ने ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर देखा था। और इसमें हमें जो नजर आ रहा है, हमें आ रहा है कि ये मेरे पास मीन है, ठीक है, म्यू सेंटर पॉइंट है। तो मेरे पास सेंटर पॉइंट के इस तरफ भी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है और इस तरफ भी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये सिमेट्रिक है। हम लोग उसमें देख चुके हुए हैं, ठीक है, कि मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो मेरे पास सिमेट्रिक आएंगी अगर मैं इन पे बात करूं, ठीक है। तो जो वैल्यूज इतनी इस मूव करेंगी उतनी ही इधर मूव करेंगी। अगर आप देखें कि मैं इस तरफ जितना जीरो से मूव कर रहा हूं, मैं जीरो से नेगेटिव साइड पे भी उतना ही मूव करूंगा सिमेट्रिक होने की वजह से। अब जीरो मेरे पास मीन पे जो है वो मेरे पास सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि अब वेरिएंस पे हम बात करेंगे कि वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर मेरे पास 0.2 है, 1.0, 5.0 इन 3 कर्व्स के लिए। तो जैसे मेरे पास वेरिएंस ज़्यादा हो रही है तो मैं इस सेंटर पॉइंट से उतना ही आगे मूव भी कर रहा हूँ। जैसे इस केस में ये 0.2 है, इस केस में हमारे पास ये 1.0 है, और इस केस में मेरे पास जो है वो 0.5 आ रही है, ठीक है। तो ये शेप इस तरह की आ रही है, और जो ग्रीन लाइन है वो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो मिड पॉइंट है उसका वो -2 पे आ रहा है,
ठीक है, उसकी मीन जो है वो -2 पे है, उसकी वेरिएंस जो है वो 0.5 पे है। ठीक है, अगर आप इस तरह मूव करवाएं इसको तो ये और ये, तो जितना आप इधर मूव कर रहे हो उतना ही आप उधर मूव कर रहे हो, जस्ट शिफ्टेड होगी है। ठीक है, वेरिएंस वही है, बाकी है। तो ये मेरे पास जो है CDF आ रहा है। ठीक है, पहले मेरे पास PDF था, PDF को हमने देखा था कि ये मेरे पास PDF है। ठीक है, 5 ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे पास CDF आ रहा है। ठीक है, अब CDF और ये CDF जो है वो अगेन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का विथ वेरिएंस म्यू, विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, हमने पहले भी उसमें ये चीज डिस्कस की थी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो CDF की वो 1 हो सकती है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 0 हो सकती है। तो एक CDF जो है वो 0 से 1 के बीच में फैला हुआ ग्राफ होता है। ठीक है, जैसे अब अगर मैथमेटिक्स पे बात करें तो इसका भी मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, जैसे PDF का हमारे पास ये फार्मूला था, PDF का 1 डिवाइड बाय सिग्मा इंटू 2 पाई एक्सपोनेंट ऑफ, मैंने 2 पाई सिग्मा लिखा था, 1 डिवाइड बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू एक्सपोनेंट ऑफ हाफ इंटू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू होल स्क्वायर। ठीक है, या x माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर कर लें। इसी तरह मेरे पास CDF का भी है 1/2 प्लस ERF ऑफ x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा पाई अंडर रूट 2। तो इसकी मैथमेटिकल डिटेल्स में अब इतना नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतने थोड़े टाइम में। तो हम इससे रिलेटेड एक और मज़े की चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक रूल है 68, 95 और 99.7। ठीक है, in statistics the 68, 95, 99 also known as the empirical rule is a shorthand used to remember the percentage of values that lie within a band around mean in a normal distribution with width of 2, 4 and 6 standard deviations। ठीक है, ये empirical rule है। ठीक है, शॉर्ट हैंड मेथड है ताकि हम ये रिमेंबर कर सके कि हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ वैल्यूज है जो कि एक बैंड के अंदर लाई करेंगी और जिसका मीन जो है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, और उसकी जो विड्थ है वो 2, 4 और 6 स्टैंडर्ड डेविएशन की होगी, मींस कि उसकी वेरिएंस जो है वो 2, 4, 6 होगी रिस्पेक्टिवली। मोर प्रिसाइसली तो वो आपके पास आ जाती है 68.27%, 95.45% और 99.73%। तो इसी हिसाब से इस रूल का नाम पड़ा था 68, 95 एंड 99.7। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास काफ़ी अच्छा एक रूल है। ठीक है, जिसमें हम बता सकते हैं इजीली कि मेरे पास जो डेविएशन का डिफरेंस अगर 1 -1 सिग्मा टू अदर सिग्मा मेरे पास आ रहा है, तो ये इस एरिया में मेरे पास तकरीबन 68.2% वैल्यूज लाया करेंगी। ठीक है, और -2 सिग्मा और +2 सिग्मा के बीच में मेरे पास 95% और -3 टू +3 के बीच में मेरे पास तकरीबन 99.7% वैल्यूज लाया करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हम लोग ले लेते हैं एक x एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और उसका मीन 0 है और वेरिएंस 2 है। ठीक है, वेरिएंस 4 है कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएंस 4 करते हैं क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 4 है। ठीक है, म्यू ये है, सिग्मा स्क्वायर 4 है, तो इट मीन्स कि सिग्मा आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं इसमें पुट करूं तो मेरे पास मीन मेरे पास 0 आ रहा है, 1 ये मेरे पास 2 आ जाएगा, ये मेरे पास 4 आ जाएगा और ये मेरे पास 6 आ जाएगा, और इसी तरह मेरे पास ये -2 -4 और ये -6 आ जाएगा। एक तो मुझे पता है कि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है कि 50% ऑफ वैल्यूज मेरे पास इस तरफ है। ठीक है, टोटल सबसेट की सेट की, और 50% वैल्यूज मेरे पास मीन के इस साइड पे है। तो सिमेट्रिक होने की वजह से ये प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता है कि ये चीजें इस तरह से है। अब अगर इन चीजों पे बात करें तो मेरे पास अगर ये चीजें गिवन है कि सिग्मा वेरिएंस क्या और क्या, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि -2 से +2 या 0 से 2 के बीच में मेरे पास
34.1% वैल्यूज जो है वो 0 से -2 के इक्वल है। और इसी तरह -2 से +2 के बीच में आप देखें तो मेरे पास 68.2% आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम पेटल लेंथ की बात करें, आईरिस डेटा सेट में हम पेटल लेंथ की बात करें कि अगर सेटोसा फ्लावर्स या हम फॉर एग्जांपल सेटोसा की बात कर लेते हैं, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि सेटोसा फ्लावर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेटोसा फ्लावर की अगर वेरिएंस म्यू मेरे पास 0 है, ठीक है, और वेरिएंस मेरे पास 4 थी जो कि अब सिग्मा निकाल के 2 निकल आएगी, ठीक है। तो उसके लिए जो अगर मैं बात करूं, अज्यूम करूं, ठीक है, तो मेरे पास जो -2 और +2 के बीच में मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो टोटल वैल्यूज का 68.2% ऑफ 68.2% होंगी। और अगर मैं -4 और +4 के ऊपर जाऊं तो मेरे पास 95% वैल्यूज जो है वो -4 से +4 के बीच में लाई कर रही होंगी। और इसी तरह मेरे पास -6 से +6 के बीच में मेरे पास 99.7% वैल्यूज लाई करेंगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक आपने जो एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमन हाइट्स का, ठीक है, ह्यूमन हाइट्स का मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास मीन आ रहा है 5.5 का। लेट सपोज जो हमने यूनिवर्सिटी में मेजर किया तो मेरे पास मीन आया 5.5 का और वेरिएंस आ गई मेरे पास तकरीबन 25 की, ठीक है। तो सिग्मा मेरे पास आ गया 5 का, इट मीन 0 5, ठीक है, 5.5 +5 -5 आ जाएगा, यहाँ पे -10 आ जाएगा, यहाँ पे +10 आ जाएगा, ठीक है। -10 +10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 फीट का तो कोई बंदा होता ही नहीं है, ठीक है। ये चलें जी 5.5, ये 0.5 कर लेते हैं अगर मेरे पास, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास वेरिएंस जो है उसकी 1/2 थी, ठीक है। म्यू मेरे पास 5.5 कर ले, ठीक है, और वेरिएंस सिग्मा ले ले तो 1/2 और सिग्मा स्क्वायर मेरे पास 1/4, वेरिएंस 1/4 अगर आ रही है, फिर क्या होता है, ठीक है। तो 5.5 0.5 0.10 0.10 और 0.15, इसी तरह यहाँ पे -0.5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा और यहाँ पे -1.5, यहाँ पे +1.5 आ गया, ठीक है। अब हम अगर हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट में ये गिवन है और हमें बताया कि जो हाइट है वो मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, तो इस रूल के तहत मैं आराम से बता सकता हूँ कि मेरे पास जो है वो तकरीबन 6 फीट के दरमियान की जो हाइट है, ठीक है। 5.5 -0.5 करेंगे तो मेरे पास 5, तो 5 से 6 फीट के दरमियान में जो लोग हैं वो थे टोटल एवरेज, टोटल जो था उसका 68.2% जो लोग हैं, टोटल के 68.2% लोग जो हैं उनकी जो हाइट्स हैं वो मेरे पास -5 से 6 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। अगर ये 0 नहीं है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज हम नहीं देख रहे, हम नीचे वाली देख रहे हैं। 5.5 ये 5.6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा और ये 5 से 6 फीट के बीच में मेरे पास 68.2% लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको और बढ़ाता हूं तो मेरे पास 6.5 और -4.5 है। तो मेरे पास अगर इन पॉइंट्स के ऊपर देखें इस ऑब्जर्वेशन के तहत, तो मैं आराम से इस रूल को यूज करते हुए बता सकता हूं कि 95% लोग जो है वो मेरे पास इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। और अगर मजीद मैं जाऊंगा 99.7% के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 5.5 में -1.5 करें तो आपके पास तकरीबन 3.5 बहुत कम आ रहा है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 7, 6.5 ये था 7, तो 7 फीट और 3.5 फीट के दरमियान में मेरे पास 100% या 99% लोग जो हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 68, 95, 99.7 रूल जो डेविएशन का रूल है, ये बहुत इजी रूल है, ठीक है। इस रूल को देखते हुए हम बहुत जल्दी, एक शॉर्ट हैंड मेथड है कि इस रूल को देखते हुए हम बहुत जल्दी बता सकते हैं। तो ये 68, 95, 97 मतलब ये है कि 68.2, 95, 95, ठीक है, और 97,
तो 0 1 सिग्मा। तो इस रूल को देखते हुए हम बहुत इजीली ये चीज़ें बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको, हम लोग वेरिएंस पे बात कर रहे थे, ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला आप अगर देख लें तो मेरे पास अगर एक मीन 5 है तो मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से x माइनस 5, ठीक है, x माइनस म्यू का स्केयर करता हूँ, ठीक है, x माइनस म्यू का स्केयर आ जाएगा मेरे पास। जब x माइनस म्यू का स्केयर में सारी वैल्यूज का निकाल के उनका एवरेज ले लूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास होगी सिग्मा स्केयर, और सिग्मा स्केयर को मैं अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो वेरिएंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ये है, उस वक्त मैंने आपसे बात की थी कि हम वेरिएंस पे बात करेंगे। तो वेरिएंस सिग्मा स्केयर, सिग्मा मेरे पास आता है, ठीक है, x माइनस म्यू का स्केयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ x, मेरे पास सिग्मा स्केयर आ जाता है, ठीक है। और सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था। वेरिएंस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर वापस आप इसको पॉपुलेशन के हिसाब में डालना चाहे तो आप ये देख सकते हैं। तो मेरे पास ये एवरेज, मेरे पास जो वेरिएंस आ रही थी वो 4 आ रही थी। तो 32 डिवाइड बाई 8 मेरे पास 4 आ रही थी, ये इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देख लें, ठीक है। मीन मेरे पास 5 है, ये 4 है। तो इसका मतलब है कि 5 माइनस 4 और 5 प्लस 4, ये वैल्यूज आपके इस रेंज में मिलेंगी। 5 माइनस 4 आप कर ले 1, और 5 प्लस 4 9, ठीक है। तो 1 इंटू 9 इस रेंज में आपके पास मिल रही है। और ये स्केयर फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। 9 माइनस मैं जैसे जैसे x को 2 4 5 7 और 9 के बीच में लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एवरेज हाइट, तो इस पेज को आप विजिट करके और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको रिकॉल हो जाएगी, ठीक है, कि 1/n x1 ये वही अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो सिग्मा वो निकाल लिया है। तो ये अगर आप the standard deviation of a continuous real value variable x with a probability density function p of x, तो आपके पास जो होती है वो आता है इंटीग्रल x माइनस म्यू स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। जबकि म्यू जो है वो में आपके पास मीन निकल रहा होता है एक्स पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है। और ये फिर हमारे पास ये मैंने आपको बताया था एक्स बार जो है वो इसको मीन के तौर पे लिखते हैं। ये इस पेज से आपको काफ़ी विकिपीडिया का ये पेज है, इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस फ्रॉम मीन, ये चेबीशेव इनइक्वालिटी आ रही है, उसके बाद में देखेंगे। मगर अभी जो हमने 1695 99.7 रूल पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है एकदम से वैल्यूज को कैलकुलेट करने का।